देखिए, कई प्रकार की खबरें सीमा से आ रही हैं और मुझे लगता है कि इस पर एक एक चीज पे स्पष्टता के साथ सेना के अधिकारी ही अपना पक्ष रख सकते हैं। रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय अपना पक्ष रख सकता है। अब कुछ तस्वीरें ऐसी आई जो सैटेलाइट इमेजेस के जरिए जिसमें दिखाया जा रहा है कि पैंगोंग झील पे 4 फिंगर पॉइंट के ऊपर आज भी चीनी आर्मी बैठी हुई है, चीन की सेना का कब्जा है। कुछ खबरें ऐसी आई कि गलवान घाटी के कुछ इलाकों में वो लोग घुसे हुए हैं। ये भी खबरें आई कि 1 किलोमीटर तक पीछे गए हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी भारत की जमीन है, जो भी भारत माता की धरती की जमीन है, जिसके लिए शहादत दी है हमारे 20 जवानों ने, वो चीनी सेना से खाली कराई जानी चाहिए। और उसके लिए भारत सरकार को जो भी कदम उठाने की आवश्यकता है, हमारे सेना के अधिकारियों को जो भी कदम उठाने की आवश्यकता है, वो उठाना चाहिए। देखिए, अगर इसको उठाकर देखेंगे तो फिर आपको हमाम में सब नंगे नजर आएंगे। कांग्रेस ने क्या किया है मैं उसके बारे में न जानता हूं, न मैं कोई सफाई देना चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस ने कोई पाप किया, अपराध किया तो उसको देश की जनता ने हटा दिया। आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भाजपा हर बात पे कहती है 62, 67, 63, 64। अरे भाई, उन्होंने अगर इस देश के साथ अच्छा किया होता तो लोग उनको क्यों नहीं रखते? उनकी सरकार तो हटा दी लोगों ने ना। आप चाह रहे हो वही गुनाह आप करो? आप भी देश की सत्ता से हटना चाह रहे हो क्या? आप बताइए, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बीमार हो जाती है जैसे आप चीन की बुराई कीजिए। ऐसा लगता है चीन की बुराई भाजपा की बुराई हो गई है। जो भाषा चीन बोल रहा है वही भाषा भाजपा बोल रही है। जो भाषा चीन बोल रहा है वही भाषा प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। चीन कह रहा है हमारी 1 इंच जमीन पे उसने कब्जा नहीं किया, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं हमारी 1 इंच जमीन पे उसने कब्जा नहीं किया। तो इसका मतलब आप अपने जवानों की शहादत को अपमानित कर रहे हैं। तो चीन से किसने डोनेशन लिया, इसकी जांच होनी चाहिए। और उसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जिसने भी कोई भी अवैध तरीके से पैसा लिया है उन पे कार्रवाई करो। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आज गुजरात के अंदर हुआ है चीन का, वहां से भगाइए। आपने 3000 करोड़ रुपए की मूर्ति बनवा दी, किसको ठेका दिया आपने? चाइना की कंपनी को। हिंदुस्तान में कोई कंपनी नहीं थी जो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का लौह पुरुष का स्टैचू बना सकती। आपने चीन की कंपनी को बुला के 3000 करोड़ का ठेका दे दिया। हिंदुस्तान में जितनी सड़कें बनती हैं उनका ठेका आप चीनी कंपनियों को देते जा रहे हो। तमाम मोबाइल आइटम से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से लेके सारी चीजों में आपने चीनी बाजार को घुसेड़ दिया है। यहां तक कि न्यूक्लियर रिएक्टर भी आप चीन से आयात कर रहे हो। आप ड्रग्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल चीन से आयात कर रहे हो। तो आपने आज आप ढोंग कर रहे हो, नौटंकी कर रहे हो, आत्मनिर्भर। अरे तुमने तो इस देश की सारी व्यवस्था को, व्यापार को, रिटेल व्यापार को खासतौर से 100% एफडीआई उसमें अलाउ कर दी। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को आत्मनिर्भरता के बारे में, विदेशी पूंजी निवेश रोकने के बारे में कोई भी अधिकार नैतिक रूप से नहीं है तब तक जब तक आप कुछ कार्रवाई करके न दिखाएं। ये भाषणों से पेट नहीं भरता है। ये भाजपाइयों के भाषण बहुत सुन चुके हम लोग। आप करके दिखाइए। जुमलेबाजी, हर चीज में जुमलेबाजी, हर चीज में आत्मनिर्भर, ये वो। अरे भाई, आत्मनिर्भर आप बनाने के लिए आपने किया क्या अब तक? ये बताइए ना। कितनी चीनी कंपनियों का ठेका आपने रद्द किया? कितने सामानों को रोकने की आपने प्रक्रिया शुरू की? करोगे कुछ नहीं, बयानबाजी दुनिया भर की। निश्चित रूप से 62 के युद्ध के दौरान भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री देश के जो थे, उनके कहने पर, उनके अनुरोध पर पार्लियामेंट बुलाई गई थी और 7 दिन तक पार्लियामेंट चली थी। और खासतौर से चीन के ऊपर और हिंदुस्तान के चीन के सीमा विवाद के ऊपर और जो युद्ध चल रहा था उसके ऊपर चर्चा हुई थी। तो इस वक्त भी पूरा देश, सभी विपक्षी पार्टियां सरकार का पक्ष जानना चाहती हैं और पार्लियामेंट में निश्चित रूप से सरकार आकर अपना पक्ष रखे, पार्लियामेंट चलाई जाए। पार्लियामेंट में हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि संसद बुलाई जाए और संसद के अंदर चर्चा हो इस विषय पे। देखिए, भाजपाइयों की जुमलेबाजी से पूरा देश तंग आ चुका है।
पेट्रोल डीजल का दाम बराबर कर दिया इन्होंने। दुनिया में कहीं नहीं है, हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। पेट्रोल डीजल का दाम बराबर कर दिया इन्होंने। डीजल किसके उपयोग की चीज़ है? किसान के, ट्रैक्टर चलाने वाले के, पंपिंग सेट चलाने वाले के, गरीब आदमी के। आपने डीजल पे लगातार आप दाम बढ़ाते जा रहे हैं और डीजल का दाम बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि ये सब जुमलेबाजी करने के बजाय कुछ करके तो दिखाओ। 2 करोड़ रोजगार तो दे रहे थे तुम हर साल। भाई हर साल 2 करोड़ रोजगार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी दे रहे थे। क्या हुआ उसका? 6 साल हो गए, 12 करोड़ रोजगार मिला इस देश के लोगों को। अब हर समय आप एक नया जुमला लेके आ जाते हैं, आत्मनिर्भर रोजगार योजना, स्टार्टअप योजना, मेक इन इंडिया योजना। तमाम योजना आप खाली ले लेके भाषण दे दे के आ जाते हैं, करते आप कुछ नहीं है। ये तो मुझे लगता है कि इन जुमलों से लोग तंग आ चुके हैं बुरी तरीके से। भाजपाइयों को अब कुछ करके दिखाने की आवश्यकता है। देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से जो उन्होंने किया वो तो मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहता हूं, लेकिन एक कम से कम जो अनुमान है आने वाले दिनों के खतरों का आकलन करके तभी आपको टिकट वगैरह बुक करना चाहिए। वरना इससे क्या होता है कि एक धारणा बनती जा रही है रेलवे के बारे में कि वो धन उगाही का एक जरिया बन गया है। पहले आप रेलवे टिकट बुक करते हैं, फिर आप कैंसिल करते हैं, फिर कैंसिलेशन के चार्जेस कटते हैं, फिर कराने के चार्जेस लगते हैं। क्या मतलब है इनका? भाई एक आप आकलन कर लीजिए कि कब तक हिंदुस्तान में इस संकट का ये खतरा है कोरोना का। उसके हिसाब से कब से आपको ट्रेनें चलानी है, ट्रेनें चलानी है तो किन शर्तों पे चलानी है, कितनी आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, किस तरह से उस ट्रेन को आगे बढ़ाना है। मैं मानता हूं कि जब तक इस देश में मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का संकट था उस वक्त तक ट्रेनें चलनी चाहिए थी, वो काम हो गया। अब अगर आगे आप ट्रेन को चलाना चाहते हैं, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग आदि का नियम का पालन करते हुए, मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए कैसे लोग अपनी जिंदगी को बचा के रेल का सफर कर सकते हैं, इसकी एक योजना बना के और तब रेलवे की टिकट की बुकिंग आप कीजिए। ये रोज टिकट की बुकिंग करना, रोज कैंसिल करना, रोज उसके ऊपर कमाई करना, ये ठीक बात नहीं है। रेलवे को मजाक बना दिया है पीयूष गोयल ने। इतनी हमारी प्रतिष्ठित संस्था रेलवे, भारतीय रेलवे, जिसकी पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है, आज उस भारतीय रेलवे को पीयूष गोयल ने एक मजाक के रूप में बना दिया है।